समकालीन हिंदी कहानी जगत में स्थापित लेखिकाओं में एक किरण सिंह की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। पक्षपात। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अभी फ़ोन पर बात ही हो रही थी कि बातों के बीच में टू 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 की आवाज़ आने लगी। ऐसा ही होता है पुस्तक प्रकाशन के बाद के कुछ दिनों तक। एक की बात खत्म नहीं हुई कि दूसरे की कॉल, मानो मैं लेखिका नहीं किसी कॉल सेंटर की एम्प्लॉई हूँ। लेकिन सच तो ये है कि ऐसी कॉल लेखक तथा लेखिकाओं की लेखनी की खुराक होती हैं। प्रशंसा की स्याही की बदौलत ही तो लेखनी को रफ्तार मिलती है, वरना मैं पहले कॉल को काट कर मिस्ड कॉल की रिकॉल करने जा ही रही थी कि मोबाइल की घंटी फिर बज उठी। नाम मैंने देख लिया था, इसीलिए बिना किसी औपचारिकता निभाए बोली, हाँ बोलो बंटी। आपकी किताब में पूरा पढ़ गया दीदी, बंटी बोला। मैंने कहा, इतनी जल्दी? हाँ, कहानियाँ तो मैं पढ़ता ही हूँ। मैंने मन ही मन कहा, थैंक गॉड किसे कहानियाँ पसंद आई और पढ़ गया, वरना कविता संग्रह पढ़ने के बाद तो माँ से बोला था कि दीदी क्या क्या लिखी हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि सरल से सरलतम भाषा का प्रयोग करूँ। तब बंटी ने मुझसे कहा था, दीदी आप कहानी की पुस्तक प्रकाशित करवाइए। उसी के कहने पर ही मैंने कहानियों की पुस्तक प्रकाशित करवाई, इसलिए मेरा खुश होना तो स्वाभाविक ही था। अब मैं उसका रिव्यू जानना चाहती थी। रिव्यू क्या, सच तो यह है कि उसके मुंह से अपनी पुस्तक की प्रशंसा सुनना चाहती थी, जो कि प्रत्येक लेखक लेखिका चाहते हैं। तभी वो बोला, किताब की कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं और आपकी लेखन शैली भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या, बोलो ना बंटी। मैं अंदर से थोड़ा मायूस तो हो ही गई, लेकिन उससे बोली, साफ साफ बोलो ना, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने कैसा लिखा है और आगे क्या करना होगा। आपकी कहानियाँ पक्षपाती लगीं, बंटी बोला। मैंने कहा, मतलब कि आपकी कहानी के पात्रों में महिलाओं की खामियां दिखती ही नहीं, जबकि साहित्य समाज का आईना होता है। तो आप निष्पक्ष होकर लिखिए। मैंने कहा, एक तो मैं महिला हूँ, इसलिए भी महिलाओं की मनोदशा को अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ, और दूसरे, जैसी महिलाएं मेरे आसपास दिखती हैं उन्हीं में से पात्रों का चयन कर सकूँगी ना। उस पर कैसे लिखूँ जो मैंने देखा ही नहीं है। बंटी बोला, हम वकीलों के पास तो कोर्ट में एक से बढ़कर एक महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित पुरुषों के केस आते हैं। कानून का दुरुपयोग करके पुरुषों को बर्बाद करके रख दे रही हैं औरतें। अभी आज ही एक धन्ना सेठ को सजा होने से बचाया है मैंने कहा, वो कैसे? बंटी बोला, सेठ बता रहे थे कि उस दिन मैं दोपहर के 2 बजे के करीब घर पहुंचा तो देखा पड़ोस की एक औरत अपनी करीब 10-11 साल की बेटी को लेकर आई थी, जिसकी मासूम चंचल आंखें अनायास ही मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर मेरे हृदय को वात्सल्य बोध करा रही थीं। मैं उससे कुछ पूछता उसके पहले ही उसने त्वरित गति से मेरे समीप आकर दोनों हाथों से मेरे चरण स्पर्श कर लिए और मेरे हाथ अनायास ही उसके सिर पर आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। इसके पहले कि मैं उसे रोकता, वो उसी गति से अपनी माँ के पास चली गई और उसकी माँ अपनी बेटी का हाथ थामे मेरी पत्नी नंदिनी से हाथ जोड़कर धीरे से कुछ कहकर चली गई। उसके जाने के बाद मेरी पत्नी बहुत परेशान लग रही थी। जब मैंने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पत्नी ने बहुत ही गंभीरता से कुछ आदेशात्मक और कुछ आग्रह भरे स्वर में कहा, आप आज ही इस ड्राइवर को काम से हटा दीजिए। मैंने कहा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, कुछ बताओ तो। नंदिनी ने एक छोटी सी ट्रे में एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरकर मुझे थमाते हुए कहा, अरे पड़ोस वाली जो अपनी बेटी को लेकर आई थी ना, वो बोल रही थी कि चूंकि ये आपका ड्राइवर है इसलिए सोचा आपसे पहले बोल दूं, वरना मेरे पति तो सीधे पुलिस में कंप्लेन करने जा रहे थे। क्यों? सेठ ने झल्लाते हुए कहा, क्योंकि ड्राइवर उसकी बेटी को बैड टच किया था। सेठ ने कहा, क्या कह रही हो? नंदिनी ने बताया, सच कह रही हूँ, इतनी छोटी बच्ची झूठ थोड़ी बोलेगी। मुझसे उसने एक एक बात बताई। क्या क्या बताया उसने? पत्नी बोली, अरे क्या बताऊँ। कहते कहते वो रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे लग रहा था कि उसने अपने चेहरे पर ब्लशर की 4-5 परतें लगा ली हों। फिर कुछ संयत होकर कहने लगी,
वो बच्ची बता रही थी कि ड्राइवर ने मुझे सीढ़ी के पास अकेले में ले जाकर मेरा फ्रॉक उठा लिया और कहते कहते पुनः रुक गई। उसके चेहरे पर ड्राइवर के लिए नफ़रत का भाव स्पष्ट झलक रहा था और मैं कोर्ट के कटघरे में खड़े गवाह का वकील बनकर जिरह कर रहा था। मैंने फिर नंदिनी को कहा, क्या हुआ? जब इतना बता ही रही हो तो पूरी बात बताओ। नंदिनी ने कहा, अरे वो तो अच्छा है कि आजकल स्कूलों में टीचर्स गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चियों को समझा देती हैं, वरना आज तो इस बच्ची के साथ बहुत गलत हो जाता। बच्ची बता रही थी कि ड्राइवर को दांत काटकर खूब ज़ोर से चिल्लाती हुई घर भाग आई और मम्मी को सारी बात बता दी। ये तो बहुत गलत बात है, अभी बताता हूँ साले को। कहते कहते मैं धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और ड्राइवर को लात जूतों से पीटने लगा और बोला, अब तो मैं पुलिस के हवाले करना ही ठीक रहेगा। ड्राइवर ने पूछा, क्यों पीट रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया है। सेठ को गुस्सा आ रहा था। अच्छा, कुछ नहीं किया? चल थाने, पुलिस के डंडे तुमसे सच उगलवा देंगे। ड्राइवर ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं जेल चला गया तो भूखे मर जाएंगे। ड्राइवर की इस बात को सुनकर मैं ऊपर से तो सख्त बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उसकी पत्नी और बच्चों पर दया आ गई। इसलिए मैंने उसे डरा धमका कर छोड़ तो दिया, लेकिन ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। ड्राइवर मुझसे खूब मिन्नतें करता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और अगले ही दिन दूसरा ड्राइवर रख लिया। बात आई गई हो गई, लेकिन उसके बाद से मैं नौकर चाकर ड्राइवर तथा व्यापारिक कर्मचारियों पर ध्यान देने लगा। सब ठीक चल रहा था। तभी मेरी पत्नी का सीढ़ियों से फिसल जाने की वजह से पैर की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। सच कहूँ तो तब मुझे घर में औरतों के काम की अहमियत पता चली। मैं तो हमेशा व्यवसाय में व्यस्त रहता था, इसलिए घर का काम कैसे चलता था मुझे कुछ पता भी नहीं चलता था। और इतना कुछ करने के बाद भी मैं उसे उल्टा यही सुनाता रहता था कि तुम्हें क्या पता कि पैसा कमाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, बैठे बिठाए इतना कुछ मिल जो जाता है तुम्हें। मैं अभी अपने को कोस ही रहा था कि तभी डोरबेल बज उठी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे घर की काम वाली बाई एक औरत को लेकर आई है। मैंने अचंभित नज़रों से जब बाई को देखा तो मेरी मनस्थिति को भांपते हुए बोली, ये काम ढूंढ रही है, इसलिए मैं लेती आई। अभी मैडम जी की तबीयत भी तो खराब है, लग रहा है इसे राम जी ने ही भेज दिया है। सच तब मुझे भी यही महसूस हुआ कि भगवान जब समस्याएं देता है तो उनसे निकलने का रास्ता भी दिखा देता है। ये सोचते हुए मैं उस औरत का पुलिसिया दृष्टि से निरीक्षण करने लगा। औरत ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष होगी। देखने से भी अच्छे घर की लग रही थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो काम करने वाली बाई है। मैंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उसका मुआयना किया और अंततः उसका नाम पता पूछकर उसे काम पर रख लिया। औरत का नाम मालती था। उसने बताया कि उसका पति उसे छोड़ गया है। बहुत दिनों तक मायके में रही, लेकिन मायके में माँ के मरने के बाद उसके भाई भौजाई उसे प्रताड़ित करने लगे, तो उसने घर का काम करके अपना गुजारा करने का निर्णय लिया। मैंने अपने गैरेज के ऊपर एक बेडरूम सेट बनवा रखा था, इसलिए उसे रखने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। मालती ने आते ही कुशल गृहिणी की तरह पूरा घर संभाल लिया, साथ ही नंदिनी की सेवा भी खूब अच्छी तरह करने लगी। कुछ ही दिनों में मालती हमारी प्रिय तो बन ही गई, साथ ही हमारा विश्वास भी जीत लिया। वो हमारा एक एक सामान जगह पर रखती, हमारे खाने पीने का पूरा ख्याल रखती, खास तौर से मेरा। इतना कि जब तक मैं आ नहीं जाता वो जागी रहती और मेरे खाने पीने के बाद ही खाती। उसका रूप सौंदर्य मुझे अपनी ओर आकृष्ट करता, लेकिन मैं अपने आप को संयमित कर लेता क्योंकि मेरा दाम्पत्य बहुत सुखी व संतुलित था। इधर मालती कुछ ज़्यादा ही बन-ठन कर रहने लगी। ना चाहते हुए भी मेरी दृष्टि उसके अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करती रहती। कभी कभी खाना परोसते समय उसका आंचल ढुलक जाता और मेरी दृष्टि उसके यौवन को ललचाई सी देखती। फिर भी मैं स्वयं को संयमित करने में कामयाब हो जाता। मगर एक दिन मैंने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी ली। रात के करीब 12 बज रहे थे। नंदिनी सो चुकी थी। घर आया तो हमेशा की ही तरह दरवाज़ा मालती ने ही खोला। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मालती ने मुझे अपने कंधे का सहारा देकर मेरे कमरे तक पहुंचाया। मुझे सहारा देते देते मालती खुद बेसुध हो गई थी और उसका आंचल कंधे से ढुलक कर ज़मीन पर पसर गया था। मुझे उसका स्पर्श मदहोश किए जा रहा था।
वो मुझे बिस्तर पर बैठाकर मेरे जूते खोल रही थी और मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। मन हुआ उसे सीने से लगा लूं, लेकिन संयमित रहा। जूते उतारने के बाद मालती मेरा सर सहलाने लगी तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मेरा पुरुषत्व जाग गया और मैं अपना होश खो बैठा। मैंने मालती को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। मालती कसमसाई जरूर, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शायद वो भी इसी सुहानी रात की प्रतीक्षा में थी। सांसें तेज चल रही थीं। हम एक हो गए। हम दोनों को तृप्ति का एहसास हुआ। सीधी सादी नंदिनी हमारे इस गहराते संबंध से बेखबर थी। एक दिन करवा चौथ के लिए मैं नंदिनी के लिए साड़ियाँ ले रहा था तो एक साड़ी पर नज़र पड़ी, जिसे मैं कल्पना में ही मालती को पहनाकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुए जा रहा था। सेल्समैन मेरे मनोभावों को समझ गया और उस साड़ी को भी पैक कर दिया। साड़ियों के साथ मैंने चूड़ियाँ तथा सिंदूर बिंदी भी खरीदी। मैं घर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़रें मालती को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई तो भी नहीं आई। फिर सोचा अपने रूम में होगी, इसलिए मैं उसके रूम में गया। उसका रूम खुला हुआ था। मैंने जब उसे साड़ियों का पैकेट थमाया तो वो मुझसे लिपट गई। मैं थोड़ा सकपकाया, लेकिन वो उस दिन कुछ अलग ही रूप में थी। मैंने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और फिर एक दूसरे में पूरी तरह से समा गए। उस दिन मैं कुछ भयभीत था। मैं जल्दी जल्दी बाहर निकल गया और अपने रूम में भागा आया। जब आया तो देखा कि अलमारी खुली हुई है। फिर मैंने लॉकर देखा तो लॉकर खाली मिला। मेरा माथा ठनका। मैं दौड़कर नंदिनी के पास गया तो देखा नंदिनी घोड़े बेचकर सो रही थी। मेरे आवाज़ लगाने पर भी नहीं उठी। मैं फिर मालती के पास गया उससे पूछने, लेकिन देखा कि उसकी भी अलमारी खुली हुई है। मैं इधर उधर फ़ोन घुमा ही रहा था कि गेट पर पुलिस की गाड़ी आ गई और मुझे रेप केस में अरेस्ट करके ले गई। 4 महीने जेल में सड़ने के बाद किसी ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे उबार लीजिए वकील साहब, जितनी फ़ीस लेना है ले लीजिए। मैं बंटी की बातें सुने जा रही थी। फिर मैंने पूछा, अच्छा तो बचाया कैसे सेठ को? मैंने पूछा, कितना खर्च कर सकते हैं? सेठ ने कहा, जो कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा, ठीक है, 10 लाख दे सकते हैं। मेरा इतना कहने पर सेठ मुझे विस्मय से देखने लगा तो मैं उसका आशय समझ गया और बोला, इसके अलावा मेरी फ़ीस अलग से। सेठ ने पूछा, 10 लाख किसके लिए? मैंने कहा, मालती के लिए, क्योंकि अब समझौते के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने एक आदमी को लगा दिया है, मालती पैसे लेकर केस वापस ले लेगी। मैंने पूछा, तो क्या समझौता हो गया? हाँ, पैसे लेते समय सेठ का वो ड्राइवर भी आया था जिसको सेठ ने नौकरी से निकाल दिया था। मालती उस ड्राइवर की बीवी थी। क्या इंसान इतना गिरा हुआ भी हो सकता है? मेरे मुंह से अचानक निकला। बंटी ने कहा, अभी दुनिया देखी कहाँ है आपने? हमारे कचहरी में तो एक से बढ़कर एक क्राइम के केसेस आते रहते हैं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भी तो आला कमान पुरुष मतलब ड्राइवर ही है ना। औरत मतलब मालती तो उसके मात्र हाथ की कठपुतली है। पति ने जैसे नचाया वैसे नाची। बंटी बोला, आप फिर पक्षपात कर रही हैं। अभी आप सुन रहे थे किरण सिंह की लिखी हुई कहानी पक्षपात। साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है। आशय आप समझ गए होंगे। समाज में आजकल जो हो रहा है वही सब लेखिका ने कहानी के माध्यम से बताया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।